जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि जो हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का जो साउथ अफ्रीका के साथ जो फाइनल T20 का जो भी मैच हुआ है दोस्तों चैम्पियनशिप के लिए, मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और सारे इंडियंस को, सारे भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। इंडियन टीम ने एक रियल टीम की स्पिरिट दिखाते हुए एक बहुत ही जज्बे के साथ, विनिंग जज्बे के साथ, हिम्मत को ना हारते हुए दोस्तों उस मैच को जीता, उस स्ट्रगलिंग मैच को जीता जिसमें भारत बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था। और एक स्टेज पे लग रहा था कि ये जो मैच है वो भारत के हाथ से निकल करके साउथ अफ्रीका के हाथ में चला गया है और पिछली बार की तरह जो है भारत की टीम को खाली हाथ आना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन एक टीम स्पिरिट, एक ना हारने का जज्बा, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट्स हमें दिखे टीम के और उसका रिजल्ट आया दोस्तों। और एंड ऑफ द डे जो है विनिंग मैच हुआ इंडियन टीम के लिए। तो आप सब भारतीयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। T20 में जो इंडिया की टीम है वर्ल्ड चैम्पियन है। हमारे 2 स्टार जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जो है वहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया कि वो अब जो है संन्यास लेंगे T20 क्रिकेट से। उनको बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। तो आप लोग के दोस्तों बहुत सारे इनपुट्स आ गए हैं चैनल पे। NOC का प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि आप लोग LOI लेके आगे बढ़ रहे हैं, NOCs के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां आपको आ रही हैं। तो आप एक डीप इंसाइट उसमें सिस्टमेटिक तरीके से चाहते हैं कि किस तरीके से NOCs को परसू किया जाए, किस किस डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है, पेट्रोलियम रूल की कौन सी ऐसी धारा है जहाँ पे NOC ज़रूरी होती है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC डिस्क्रिशनरी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उसे ना भी दे, या क्या कोई ऐसा एक्ट या कोई रूल ऐसा कहता है कि टाइम बाउंड प्रोसीजर है, क्या ये ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑफलाइन प्रोसीजर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC होती क्या है, क्यों इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्यों इतना पैसा देना पड़ता है, क्यों इतना भागना पड़ता है। ये बहुत एक मेंटल अगनी की बात है। जहाँ पर देश का प्रधानमंत्री बोलता है या चीफ मिनिस्टर स्टेट का बोलता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेंगे, तो क्या पेट्रोल पंप्स के लगने के प्रोसीजर को, NOC के स्टेप्स को इजी करना क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट नहीं है दोस्तों। बहुत सारे इश्यूज़ को इसमें डिस्कशन करेंगे। आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC एक सरदर्द है, क्या कोई इसका विकल्प है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर NOC ना दे तो क्या हम हाई कोर्ट जा सकते हैं या कोई दूसरा रिकोर्स ले सकते हैं, या कोई दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा यानी कि DM के अलावा जो NOC दे सकती है। क्योंकि ऐसा है ना दोस्तों, आपको पहले ही बताया कि जो पेट्रोल पंप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है दोस्तों, ये एक जर्नी है, अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। हम हर स्टेज को क्लियर करते हैं, हर बाधा को पार करते हैं। पहले हम अपने जो है लैंड को अप्लाई करते हैं, उसके लिए फिर हमारी जो LEC, हमारी जो FVC, उसके बाद LOI, उसके बाद फिर LOI मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC लेने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की NOC, उन सबको लेने के बाद जब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC लेते हैं, साथ साथ पैसों की NOC लेते हैं, तो दोस्तों हम एक बहुत बड़ी बाधा पूरी कर लेते हैं। लैंड की पूरी क्लियरिटी हो जाती है, लैंड आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है और उसके बाद जो है लैंड यूज़ कन्वर्जन है वो भी हो जाता है। फिर आप लैंड का जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC आने के बाद अगर आपको लगता है कि हमें जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहीं पे बिल्डिंग बनाने के लिए NOC चाहिए या एक मैप का अप्रूवल चाहिए दोस्तों, वो भी आप लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है दोस्तों कि हम जो है इन सारी बाधाओं को पार करते हुए ऊपर चलते हैं और ये स्टेजेस है दोस्तों। तो NOC लेना एक मैंडेटरी पार्ट है, बिकॉज हम जो है एक भारी भरकम जो हमारा एक्सप्लोजिव है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, हम उनको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, सेल करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस क्यों चाहिए? बिकॉज बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स हमें पूरे करने पड़ते हैं, इसीलिए दोस्तों इतनी NOC चाहिए। मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, बिना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC के लिए आप बाउंड्री वॉल और फिलिंग के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अभी केवल हमें LOI मिली है तो क्या हम कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आपको नहीं करना चाहिए जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC आपके हाथ में ना आ जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैटर बाद में आते हैं कि जहाँ पे कंप्लेंट बाजी होती है और आप लोग उसमें एंड ऑफ द डे सफ़र करते हैं। बार बार मैं कहता हूँ एंड ऑफ द डे आप सफ़र करते हैं और कोई भी सफ़र नहीं करता।
एनओसीज़ के पूरे प्रोसेस को समझिए, हार्डशिप्स को समझिए, कैसे टैकल करना उसको समझिए। तो इस वीडियो में प्रिसाइजली सारी एनओसीज़ को डिस्कस करेंगे और पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। जहाँ भी आपको लगता है क्लियरिटी नहीं आ रही, आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए, कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। फिर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये चैनल कुछ भी आपको एम्पावर कर रहा है, आपको कुछ भी टिकल कर रहा है आपके माइंड को, तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स देते रहिए। इतनी तो दोस्तों दक्षिणा बनती है जो आपको देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप प्रोसेस को, अपने जो क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस है, प्रीमियम मेंबरशिप का प्रोसेस है, उसको ईजी कर दीजिए। कोई ऐसा फ़ोन नंबर दे दीजिए, कभी कभी इमीडिएटली अर्जेंटली बात करनी होती है। दोस्तों इस पर हम सोच विचार कर रहे हैं कि क्या आपको एक नंबर दे दें, फ़ोन नंबर दे दें, जिस पे आप जो भी चार्जेस उसमें लिखे हुए हैं क्वेश्चंस पूछने के, आप वो पे करके इमीडिएटली कनेक्ट हो सकते हैं या एज अर्ली एज पॉसिबल कनेक्ट हो सकते हैं। क्या जो लिंक्स वाला प्रोसेस है वेबसाइट पे, पोर्टल पे जाने वाला, क्या आपको इनकन्वीनियंट लग रहा है? इसमें आपके इनपुट्स चाहिए, आपके जैसे इनपुट्स आएंगे हम वैसा करेंगे। आपकी डिमांड पे जो है चीज़ें चलेंगी, हमारे उससे सिस्टम से नहीं चलेंगी दोस्तों। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन कि एनओसी क्या होती है, कैसे हम इसमें आगे मूव करते हैं। दोस्तों एनओसी का प्रोसीजर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें स्टेप्स हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट्स में जाते हैं ना, वो आपको ऐसा गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते हैं कि आपको लगता है कि यार एनओसी बहुत बड़ा सरदर्द है, कैसे ली जाएगी, कैसे होगा। अनफॉर्चुनेट है दोस्तों हमारे देश में कि जब हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टैकल करते हैं तो हमें इंटरनली बहुत तकलीफ़ होती है। हम श्योर नहीं होते कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा। ये मैं आपको जस्ट एक समझाने के तरीके से कह रहा हूँ। जिनके प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट हैं उनको कैसी सर्विसेज मिलती है, जिनके स्टेट बैंक में अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट्स हैं, उनको कैसा सपोर्ट मिलता है। अनफॉर्चुनेटली हमें एनओसीज लेने के लिए सरकारी सिस्टम से जूझना पड़ता है, एक बाबू राज से जूझना पड़ता है। मैं आपको इसलिए दोस्तों बात कर रहा हूँ कि अभी कल ही कोई साहब बहुत परेशान थे, उनका कोई एक्सेस परमिशन में उनको लाइसेंस फ़ीस जमा करानी है जो कि 3 लाख प्लस है आज की डेट में, जो हमारा 2020 के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते 5% बढ़ते हुए इतनी हो गई है। सरकारी बैंक वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे कि कैसे फ़ीस जमा कराएंगे, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। प्राइवेट बैंक में गए तो उन्होंने जो उनको काफ़ी सपोर्ट किया, तो उन्होंने जो उनका सारा प्रोसीजर इमीडिएटली प्रोसेस स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, जिसकी मैंने बार बार बात की है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी पूरी की पूरी ऑनलाइन होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एनएचएआई की एनओसी भी आज की डेट में पूरी की पूरी 100% जो है वो ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ऑफिसेज में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग ही खुद ही इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक दलाली की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। और बहुत आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं, जब आप उस ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर जो एक सिविल एंड सप्लाई का जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें जो बाबू होता है, जिसे नॉर्मली असला बाबू कहते हैं, वहाँ से आपका प्रोसेस चालू होता है। तो मैं आप दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी कैसे लेनी है, कैसे जमा करनी है, उसके बारे में हम शुरुआत से चलेंगे और फिर बाकी एनओसीज़ को कवर करेंगे। जब दोस्तों आपको एलओआई मिल गई, उसके बाद जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो एक रिक्वेस्ट लेटर देती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपको डीएम एनओसी दी जाए। उसके साथ लगभग जो है 8 से लेके 12 प्रिंट्स जो होते हैं, ड्राइंग से कॉपी लगी होती है। हमारा जो पेट्रोलियम रूल है 144, उसमें इसमें है कि उसमें क्या क्या चीज़ें ड्राइंग्स में होनी चाहिए। अभी उसको भी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जब वहाँ जमा करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर कभी ना कभी वो जो एप्लीकेंट होता है, एलओआई होल्डर होता है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और लैंड के डॉक्यूमेंट भी साथ में मांग लेते हैं। और जो है वहाँ पर कभी ना कभी अगर और भी कोई पर्टेनिंग डॉक्यूमेंट है तो मांग लेता है, खसरा खतौनी मांग लेता है। उसके बाद फिर जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर जो बसला बाबू होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेटर भेजता है, जिसमें कि अराउंड 5 से 6 ऐसी एनओसीज होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं। बाकी असला बाबू पर डिपेंड करता है कि उनकी श्रद्धा है, कितनी पूछ और लगा दें, कितनी दुकानें आपके लिए और खोल दें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं बात क्यों कह रहा हूँ। और वहाँ पे वो तब तक दोस्तों काम को आगे नहीं बढ़ाता जब तक वो आपसे 4-5 हज़ार रुपये ले नहीं लेता, कुछ पैसे ले नहीं लेता। मुझे ये भी कहने में संकोच नहीं है क्योंकि इनपुट्स आपके आए हैं। तो वहाँ पर आप पैसे दे दीजिए दोस्तों, जा कर के ड्राइंग्स दे दीजिए, रिक्विजिट पेपर दे दीजिए। वो बंदा खुद ही चिट्ठियाँ बना के आपको व्हाट्सएप कर देगा, डिपार्टमेंट में भेज जाएगा, आपको वहाँ जाके परसू करनी है।
तो अब मैं वीडियो शेयर करके दिखा रहा हूँ कि पेट्रोलियम रूल जो हमारे 2002 है 144 जो उसमें है वो क्या कहती है धारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी के लिए, मैं उसको भी शेयर करके आपको दिखाता हूँ। फिर हम दोस्तों आगे चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें। जो पेट्रोलियम रूल्स हैं उनकी बात कर रहा था, तो 2002 की ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो हम बात करते हैं रूल 144, यहाँ ये बताता है, ये पूरा का पूरा जो 2002 का जो ये एक्ट है, गाइडलाइन है, इसमें सारा कुछ क्लियरिटी आ रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रूल नंबर 144। ये हमें लगता है कि मैं आपको चैप्टर के साथ में दिखाता हूँ, लाइसेंसिंग के साथ हम इसे कैसे लेकर के चलते हैं। और ये दोस्तों पूरा गवर्न करता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन को, हमारी डेफिनेशंस को, किस तरीके से हम जो है यहाँ पे बल्क कर सकते हैं और किस तरीके से जो है हम यहाँ पर आगे चल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये बात करता है हमारे जो है ये हमारा है चैप्टर 7, जहाँ पे बात करता है लाइसेंसेस की, ग्रांट ऑफ लाइसेंस की यहाँ पे बात कर रहा है। बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको, पीरियड क्या है उसकी लाइसेंस की बात करता है, एप्लीकेशन की बात करता है। ये हमारा दोस्तों जो रूल 144 है, आपको क्लियरिटी आ रही होगी, वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज़ द चीफ कंट्रोलर और द कंट्रोलर एज द केस मे बी एन एप्लीकेशन फॉर ए न्यू लाइसेंस अदर देन द लाइसेंस ऑफ द फॉर्म्स थर्ड, फॉर्म जो हमारा 11 है, हमारा 17th है और 18th है, एंड जो हमारा यहाँ पर जो है 21st है, उसके लिए कहता है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा विथ प्लान्स एंड ड्राइंग्स एंड लोकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस, राइट। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट सजेस्ट कर रहा है दोस्तों, जिस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। और कई सारे स्टेट में दोस्तों ये फॉर्मेट एप्लीकेबल हैं जहाँ पे आपको इनके साथ जमा करना होता है। If he says no objection, grant such an certificate to the applicant who shall forward the licensing authority। इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे हो जाता है तो ये बात कर रहा है फॉर्म 9 में जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होती है ये हमारे कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को उसको फॉरवर्ड कर देती है जहाँ से लाइसेंस जारी होता है, राइट। तो यहाँ पर ड्राइंग्स और प्लान की बात करता है, कॉपी ऑफ द प्लान होनी चाहिए, ड्यूली इंडोर्स बाई हिम अंडर हिज सील, मतलब एक ड्राइंग जरूर देनी होती है अप्रूवल में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पूरा डिफाइन कर रहा है, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आइडर ऑन ए रेफरेंस बीइंग मेड टू हिम और अदरवाइज इंटीमेट्स टू द चीफ कंट्रोलर और द कंट्रोलर एज द केस मे बी दैट एनी लाइसेंस विच हैज़ बीन अप्लाइड फॉर शुड नॉट इन हिज ओपिनियन बी ग्रांटेड, सच लाइसेंस शैल नॉट बी इशूड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे दोस्तों वो अपने लिमिट्स की बात कर रहा है, जहाँ पर वो नहीं है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी पावर दी जा रही है। जो ये प्रोसेस होता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शेड कंप्लीट हिज इंक्वायरी फॉर इशूइंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी अंडर सब रूल 1, जो 144 का सब रूल 1 है उसमें एनओसी जारी होती है, एंड कंप्लीट द सैंक्शन फॉर इशू ऑफ द आर द रिफ्यूजल ऑफ द एनओसी एज द केस मे बी एज एक्सपीडिशली एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये जो रूल है 144(1) जिसके अंदर ये एनओसी जारी हो जाती है, ये 3 मंथ का समय दे रहा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ये मुझे लगता है कि 144 का जो 1 है सब क्लास 1 आपको समझ में आ गया होगा एनओसी का। यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों 145 का, जो पर्टिकुलर्स ऑफ लाइसेंस होते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट की कंडीशंस की बात करता है कि जिस कंडीशंस पे देना है, 1 कॉपी ऑफ द प्लान और द प्लान्स फॉर द licensed premises signed in a token of approval by the licensing authority shall be attached to the license which shall form the, हमारा जो पार्ट है उसका B1 है सच लाइसेंसिंग, उसकी बात करता है। प्रायर अप्रूवल नेसेसरी फॉर अल्ट्रेशंस एंड लाइसेंसिंग प्रीमाइसेस। दोस्तों प्रायर अप्रूवल जो होते हैं, जब आप अल्ट्रेशंस करते हैं वो नेसेसरी होते हैं। ये हमारा जो 144 जो पेट्रोलियम जो हमारा एक्ट है 2002 उसमें 146 में इस रूल की बात करता है। अमेंडमेंट्स जो है 147 में गवर्न होते हैं, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस होते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी गवर्न होते हैं, तो ये सारी बात कर रहा है। 149 में दोस्तों जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उसको रिफ्यूज़ कर सकती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट अंडर द सेक्शन 145 शेल बट 144 जो हमारा रूल है जिसमें ये अप्रूवल ग्रांट होते हैं, उसमें कह रहा है कि इसको मना भी कर सकते हैं वो, बट इनको एक राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा रीज़न फॉर द रिफ्यूज़ल, and shall furnish to the applicant a copy of such order provided that before refusing the grant a no objection certificate the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एनओसी रख के बैठा है, तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम रूल है 144(1) क्लास जिसमें दिया जाता है वो कहता है कि 3 मंथ में देना है इसको, और नीचे जो है रिफ्यूज़ल अगर करता है तो उसका एक रीज़न देना है, यानी कि स्पीकिंग ऑर्डर के साथ उसको मना करना है। और जहाँ पे एनओसी दोस्तों जारी हो जाती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी कैंसिल हो जाती है, तो 150 जो रूल होता है वो कैंसिलेशंस की बात करता है कि अगर कहीं पे कंप्लाइंसेस नहीं होती तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो राइट होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है वो कैंसिलेशन करने का हो गया। बट यहाँ पर जो है ना 2000 पेट्रोलियम और नेचुरल गैस थे ना, यहाँ पर हमारे 2000 इसमें भी जो है रूल्स कुछ बनाए हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली दोस्तों नोटिफाइड रूल हैं। तो दोस्तों जो मैंडेटरी एनओसीज होती हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो एनओसी जारी करता है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के लिए, पॉल्यूशन की आपको एनओसी चाहिए होती है। सेकंड वो जारी करता है पुलिस की एनओसी के लिए, एसएसपी को या एसएसपी को लेटर मार्क करता है उस एरिया वहाँ के जहाँ के आप होते हैं, तो वो उस कंसर्न थाने के थ्रू एनओसी जाती है एसपी ऑफिस तक, एसएसपी ऑफिस तक, वहाँ से वापस आती है, थाने से आपको एनओसी जारी होती है। दोस्तों हम इन एनओसीज को भी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि प्रिसाइजली क्या एनओसीज होती हैं। पॉल्यूशन हो गया दोस्तों, पुलिस की एनओसी हो गई, उसके बाद जो रोड जिससे आप एक्सेस ले रहे होते हैं वो अगर स्टेट पीडब्ल्यूडी की रोड है तो पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेता है कि रोड सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे होंगे। अगर वो रोड नेशनल हाईवे एनएचएआई के अंदर में है तो एनएचएआई के लिए लेटर जारी होता है कि आप इस पर एनओसी जारी कर दीजिए। अगर वो पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीज़न के अंडर में है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ के नाम से पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के नाम से एक लेटर बनता है कि आप इसकी एनओसी जारी कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए होती है फायर की एनओसी, फायर जो चीफ फायर अफसर है वो एनओसी आपकी जारी करता है, सीएफओ जिसे बोलते हैं। फॉरेस्ट की एनओसी चाहिए होती है दोस्तों, अगर आप सिटी में हैं तो फॉरेस्ट की एनओसी नहीं चाहिए होती, जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट है, जहाँ पर कंजर्वेशन के कहीं लॉ एप्लीकेबल होते हैं, फॉरेस्ट की एनओसी मैंडेटरी होती है। बट आजकल सारे ही जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती हैं वो फॉरेस्ट की एनओसी पकड़ा ही देती हैं कि आप ये एनओसी लेकर के आइए। कहीं कहीं पहले पकड़ा देती हैं अगर आप पैसे ढंग से पकड़ा देते हैं, नहीं तो बाद में पकड़ा देती है जब आप सारी एनओसी लेके आइए। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और दोस्तों उसके बाद जो है आपको चाहिए होती है एनओसी तहसील की, एसडीएम की एनओसी चाहिए होती है, जहाँ पे लैंड के टाइटल की बात होती है, चौहद्दी की बात होती है, और आपका जो लैंड यूज़ कन्वर्जन है जिसको यूपी में सेक्शन 80 बोलते हैं उसकी बात होती है, जहाँ पर आप नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ की परमिशन लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आजकल मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं पे जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी एनओसी भेजी जा रही है कि वहाँ से भी आप एनओसी लेकर के आइए। पैसों की एनओसी तो दोस्तों आपको प्री अप्रूवल पोस्ट अप्रूवल चाहिए होता है, बट नॉर्मली वो कंपनी लेके आती है, इसमें जो एलओआई होल्डर होता है उसमें कोई इसका रोल नहीं होता दोस्तों। इसके बाद कहीं पर आपको स्पेशल कहीं कहीं एनओसीज़ लेनी पड़ती है, जहाँ पे कोई स्पेशल कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर आपको एनओसी लेनी पड़ती है उस अथॉरिटी से जिस अथॉरिटी के अंदर में वो कॉरिडोर्स आते हैं। अगर आप सिटी लिमिट के अंदर हैं दोस्तों तो आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी एनओसी लेके आनी होती है। मैं आपको बता देता हूँ मास्टर प्लान बने होते हैं सिटीज़ के लिए, मास्टर प्लान की एक बाउंड्री होती है, डेवलपमेंट लिमिट होती है। अगर आप उस डेवलपमेंट लिमिट में पेट्रोल पंप लगाते हैं तो वहाँ पर आपको उस वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी वहाँ पर आपको जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी की एनओसी लेके आनी होती है, जो कि मैंडेटरी होती है, बट वो केवल एनओसी होती है दोस्तों, मैप का अप्रूवल नहीं होता, यहाँ आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद कई सारी एनओसी साथ में और जोड़ दी जाती हैं जो कि आपको लेके आनी होती है। दोस्तों कहीं कहीं सिटी के अंदर देखते हैं कि नगर निगम की भी एनओसी मांग लेता है, जो कि बहुत ही विचित्र बात है। जब आपने डेवलपमेंट अथॉरिटी की एनओसी ले ली तो आपको जो है नगर निगम की एनओसी क्यों चाहिए, बट नगर निगम की भी एनओसी मांग रहे हैं। और कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की एनओसी की मैंने बात कर ली, और कहीं कहीं पे विचित्र एनओसी भेज देते हैं दोस्तों, जैसा उनका परसेप्शन होता है कि आप जो है कहीं पे मैंने देखा है कि चीफ मेडिकल अफसर को भी भेजा है कि वहाँ से भी एनओसी लेकर के आइए क्योंकि उसके बगल में कोई हॉस्पिटल था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे अलग अलग एनओसी ऐड कर दी जाती हैं, कुछ मैंडेटरी होती हैं और कुछ जो होता है असला बाबू अपनी तरफ से ऐड कर देता है, या कहीं पे कोई शासन का ऐसा आदेश होता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट की एनओसी स्पेशली लेनी है तो वो एनओसीज उसमें ऐड हो जाती हैं दोस्तों। तो आपको हर डिपार्टमेंट में जद्दोजहद करनी होती है, जाके एनओसी लानी होती है। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो हमारी रोड की एनओसी होती है, जो एक्सेस जहाँ से लेते हैं। अगर वो सिटी के अंदर की रोड है दोस्तों तो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो एनओसी होती है वो मिलती है हमें इस बेसिस पे कि वहाँ पे राइट ऑफ वे क्या है। तो दोस्तों मैं मास्टर प्लान की रोड विड्थ वर्सेस राइट ऑफ वे नेशनल हाईवे का
उसको कंपेयर करना पड़ता है, हमें वहाँ की जो है एनओसी लेनी होती है। तो जब हमारी जो है रोड की एनओसी की बात आती है, अगर वो मान लीजिए सिटी के अंदर की कोई रोड है, अगर वो स्टेट पीडब्ल्यूडी की रोड है, चाहे वो हमारी विलेज रोड कह लीजिए, एमडीआर कह लीजिए, ओडीआर कह लीजिए, स्टेट हाईवे कह लीजिए, हमें जो है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करके प्रॉपर स्टेट हाईवे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में कंसर्ट जमा कराना होता है, जिसमें कि एक वीडियो मैंने बनाई है स्टेट पीडब्ल्यूडी एनओसीज के लिए, चाहे तो उसको आप देख लें, अदरवाइज मैं शॉर्ट में इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉपर आपको अपनी अप्रोच दिखानी होती है। और जो हमारी गाइडलाइन है दोस्तों, जिसके हिसाब से यूपी पीडब्ल्यूडी की एक्सेस परमिशन गाइडलाइन है, अगर यूपी के हिसाब से आप चल रहे हैं तो आपको ड्राइंग्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर करने होते हैं, एफिडेविट अंडरटेकिंग देने होते हैं, और उसके बाद वो ड्राइंग जो है कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ जमा होती है। जेईटी होता है दोस्तों, वो विज़िट करके आता है, एई के साइन होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साइन होते हैं, वो फाइल फॉरवर्ड होती है ऊपर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से होते हुए चीफ इंजीनियर तक जाती है जोनल, और वहाँ का जो चीफ इंजीनियर होता है जोन का दोस्तों, जब वो साइन कर देता है वो एनओसी मानी जाती है। दोस्तों ये हमारी जो है, जो हमारे 21/2/2023 को हमारे स्टेट पीडब्ल्यूडी के जो नॉर्म्स हैं जो हमारे एप्लीकेबल हुए, वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप चाहे तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये 6 दिसंबर 2022 के रूल्स हैं, जहाँ पे जा कर के आपको सारी स्टेट हाईवेज़ जो स्टेट की रोड्स हैं उनके एनओसीज़ का क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। इसको जो है ऑलरेडी एक वीडियो में काफ़ी स्टेट हाईवे के एनओसीज़ को कवर किया है, क्या चार्जेस लगते हैं क्या है, आप इसको देख करके यहाँ पे सारे चार्जेस दिए हैं, फ़ीस दी हुई है 10,000, 20,000 2 लाख 50,000, लाइसेंस फ़ी 1 टाइम, इन सब की बात करता है, तो यहाँ आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ रीडिंग्स न्यूज़पेपर के दिखाता हूँ। गोरखपुर में अभी ये 2024 का ही है, मई का, जहाँ पर एनओसीज़ की बात हो रही है कि स्पीडअप होगा, कोई डीएम ने मीटिंग की है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो एनओसीज़ रुकी हुई हैं उनको बहुत फास्ट करेंगे। तो ये दोस्तों इशू है एनओसीज़ वाला, ये एक सर्कुलर है दोस्तों 2004 का जो गवर्नमेंट का गुजरात की, जहाँ वो बात कर रहा है कि टाइम लिमिट की बात कर रहा है। दोस्तों ये क्यों ऐसा हुआ था, ये पेट्रोलियम जो हमारा रूल 144 है, गाइडलाइंस टू इशू एनओसी अंडर द रूल 144 ऑफ पेट्रोलियम रूल, जहाँ पे एक सर्कुलर जारी हुआ जहाँ की बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, विल ऑब्टेन एंड क्लियरेंस एंड रिटेल आउटलेट, यहाँ पर टाइम बाउंड कर रहे हैं दोस्तों कि इस रूल में टाइम बाउंड है, तो ये कहाँ कहीं ना लिख रहा है कंसिडरेशन। और इसमें एक प्रोसेस है, नेचुरली खर्चे होते हैं, जेई फ्री फंड में तो आपके लिए इतनी मेहनत करेगा नहीं दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। नॉर्मली ये चार्जेस हमारे जो है 50,000 से लेकर के 1.25 से 1.4 लाख तक चले जाते हैं। मैं स्टेट पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूँ। कहीं इंटरसेक्शन फंस रहा है, कहीं और प्रॉब्लम आ रही है, क्लस्टरिंग का केस है, वहाँ पर स्टोरी डिफरेंट हो जाती है, उसको केस टू केस टैकल किया जाता है। बट स्टेट पीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन के केस में जो है सर्विस रोड का प्रावधान है, क्लस्टरिंग के केस में सर्विस रोड का प्रावधान है। तो अगर वहाँ पे राइट ऑफ वे अवेलेबल है दोस्तों, तो आप सर्विस रोड प्रपोज कर सकते हैं। पर मैं दोस्तों एक बात नहीं समझ पाता कि एक्सेस परमिशन में बहुत रिस्ट्रिक्शन या सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे करने की आड़ में जो होता है ना, बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। चाहे वो स्टेट पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूँ, इंटरसेक्शन है दोस्तों, तो कोई ना कोई तो वाया मीडिया होगा, रंबल स्ट्रिप बना करके, कहीं पे सेफ्टी ऑडिट करा करके। ऐसा तो नहीं है कि अगर रूरल में विदिन 300 मीटर स्टेट हाईवे में कोई इंटरसेक्शन आ रहा है तो एनओसी दी नहीं जा सकती। यहाँ मेरा दोस्तों डिफरेंट ओपिनियन है। यहाँ अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि कंप्लायंस कराने के लिए वो जो प्रोविज़न बताती है वो एलओआई होल्डर करे, ऑयल मार्केटिंग कंपनी करे और उसको एनओसी जारी की जाए, इंस्पाइट ऑफ कि उस पर एक प्रेशर किया जाए और कि भैया एनओसी आपकी जारी नहीं हो सकती, तो आप ज़्यादा आकर के श्रद्धा सम्मान चढ़ाइए, ज़्यादा उनको जो है आप शुल्क दीजिए, सुविधा, तभी काम होगा। तभी ना कहीं वायलेट करके वो जो आपको बताएगा कंसर्न इंजीनियर कि किस तरीके से आपके एनओसी हो सकती है। स्टेट हाईवे के अपने नॉर्म्स हैं जो कि ओडीआर, एमडीआर और हमारी जो विलेज रोड हैं स्टेट हाईवे, उन पे डिफरेंट हैं। इस पर एक वीडियो है दोस्तों, आप जा कर के उसको देख लीजिए। मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, बट कच्ची रोड नहीं मानी जाती। अगर पेट्रोल पंप आपका लगा हुआ है, अनडिवाइडेड कैरेज वे है और दूसरा कहीं पेट्रोल पंप अपोजिट साइड में है, क्लस्टरिंग के केस में दोस्तों आपकी एनओसी हो सकती है विद द प्रोविज़न ऑफ सर्विस रोड। आप अपनी तरफ सर्विस रोड बनाइए, बट वहाँ पे राइट ऑफ वे अवेलेबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अर्बन और रूरल में बहुत कन्फ्यूज़न मैं बता देता हूँ। अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है
वो 20,000 का क्राइटेरिया है कि एक ऐसे टाउन से वो रोड गुजरती हो जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 है, तो वहाँ पर जाके थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाते हैं रूल। इंटरसेक्शन का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों 100 मीटर हो जाता है इन स्पाइट ऑफ 300 मीटर। तो अगर आपको लगता है बिल्टअप एरिया हैवी बिल्टअप एरिया है, तो आप एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक अर्बन एरिया का सर्टिफिकेट, पॉपुलेशन का सर्टिफिकेट लगा करके अपने प्रपोजल को अकॉर्डिंगली बनाइए और आगे मूव करिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टेट पीडब्ल्यूडी की कुछ ना कुछ चीज़ें कवर हो गई होंगी। कच्ची रोडों को रोड नहीं मानते हैं। हमारी रोड 3 मीटर चौड़ी होनी चाहिए मिनिमम, 300 मीटर लंबी होनी चाहिए, और वो पक्की रोड होनी चाहिए, यानी कि बिटुमिनस होनी चाहिए, सीमेंट कंक्रीट की होनी चाहिए, या हमारे जो कंक्रीट ब्लॉक्स हैं जिनको पेवर बोलते हैं उनकी बनी होनी चाहिए, तभी वो रोड मानी जाएगी। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लीड करने वाली जो है वो रोड नहीं मानी जाएगी। ये सारे फैक्ट्स दोस्तों आपको पता होने चाहिए। बहुत से केसेस जो हैं स्टेट पीडब्ल्यूडी के फंसे हुए हैं, जहाँ पे जो है एक डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके एलओआई होल्डर्स को परेशान किया जाता है कि ये नहीं है वो नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप यहाँ पर प्रॉपरली अपने आप को एजुकेट करिए और अपने आप को एम्पावर करिए। अगर यही आपके सामने जो है नेशनल हाईवे है, तो एनएचएआई के जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ की 2020 की जो गाइडलाइन है 26 जून की, उसको आपको फॉलो करना है। उसके हिसाब से भी ऑलमोस्ट रूल सेम है दोस्तों। सेफ्टी नॉर्म्स आपको पूरे करने हैं, ड्राइंग, डॉक्यूमेंटेशन, अंडरटेकिंग्स, एफिडेविट्स वैसे ही लगने हैं, और आपको जो है 2 ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट फ़ाइल जमा करानी होती है अगर एनएचएआई है। अगर पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीज़न है तो नॉर्मली 7-8 फाइलें वो जमा करते हैं, और ऑनलाइन इस फाइल को सबमिट करना होता है मिनिस्ट्री के पोर्टल पे। 10,000 रुपीज़ जब आप जमा करते हैं तो भारत कोष में वो साथ ही में रसीद जनरेट होती है जो कि साथ में लगती है, और एक प्रिंट आउट निकलता है चेकलिस्ट का, वो साथ में लगता है, जिसको आपको फाइलों को लगा करके जमा करना होता है। तो जब भी आपको कोई कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट फाइल बना के देता है तो आप उस पर जो है कंसर्न अधिकारी के जो हमारा वो है पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उसके सिग्नेचर करवाते हैं, उसकी स्टाम्पिंग करवाते हैं। उसके बाद एक फ़ाइल को, ओरिजिनल फ़ाइल को स्कैन करके अपने कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट को भेज दीजिए। वो जो आपसे फ़ीस ले रहा है उसमें नॉर्मली इंक्लूडेड होते हैं, ये आपकी फ़ाइल को ऑनलाइन कर देगा और आपको डॉक्यूमेंट भेज देगा, जिसको भेज करके जो है आप इसको कंसर्न उसमें लगा लीजिए जा करके। तो वही सेट रूल्स हैं अर्बन और रूरल के जो मैंने आपको बताए, और इस पे जो है बहुत डिटेल में एक वीडियो उसको आप देख लीजिएगा। 21 अगस्त 2023 को जो एक क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट आया दोस्तों, जब आप सर्विस रोड के इंटरसेक्शन में प्रावधान को लेकर के चलते हैं तो वहाँ सेफ्टी ऑडिट कराना ज़रूरी हो गया। एक नई दुकान खोल दी है मिनिस्ट्री ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से। सेफ्टी कंसल्टेंट्स की बात करिए तो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया वो मांग रहे हैं। फर्जी अगर रिपोर्टिंग लगानी हो तो दोस्तों लगा दीजिए आप लोग। बट कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है दोस्तों कि एक सर्विस रोड के साथ अगर हम प्रोविज़न कर रहे हैं उसमें एलओआई होल्डर को या कंपनी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप सेफ्टी ऑडिट ले करके आइए। आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। तो आप बेसिकली यहाँ पर जो अथॉरिटी को बता देना चाहिए कि आपको रंबल स्ट्रिप लगानी है, आपको साइनेजेस यहाँ लगाने हैं, और आपको इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस करना है मूवमेंट का, आई कैचर्स लगाने हैं, जो भी चीज़ें आपको लगानी है वो आप लगा दीजिए। साइड में पट्टियाँ पेंट करनी, जो भी कराना आप करा लीजिए। बट दोस्तों एलओआई होल्डर को इससे मुक्त करना चाहिए सरकार को कि बहुत वो परेशान होता रहे, इधर उधर दौड़ता रहे, और इसकी आड़ में जो हमारी अथॉरिटी है वो उसको परेशान करती रहे। तो यहाँ पर एक दोस्तों प्रॉब्लम है, उसको देखना पड़ेगा। जब आप एनएचएआई की एनओसी ले लेते हैं उसके बाद आपको जो है दोस्तों वो एनओसी फिर डीएम ऑफिस में जाती है। सारी एनओसीज़ जब हो जाती हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस एनओसीज़ के बेसिस पे सारी एनओसीज़ को जारी करता है। एनएचएआई की एनओसी दोस्तों कवर हो गई, ब्रॉड गाइडलाइन है, ब्रॉड वीडियो उसको आप देख लीजिए। मैं एक पॉइंट इसमें नहीं समझाऊंगा। रोड कच्ची रोड है, रोड नहीं मानी जाती। क्लस्टरिंग के केस अलाउड है। जहाँ पे राइट ऑफ वे अवेलेबल है दोस्तों वहाँ पे सर्विस रोड बनाना बहुत ईजी है। उसके प्रावधान के साथ आप प्रपोजल को आगे लेके मूव कर सकते हैं। जो भी इसकी लाइसेंस फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस है, मैप अप्रूवल की फ़ीस है, वो सारी स्टिपुलेटेड है, उस वीडियो में है। मैंने यहाँ पर लिंक डाल दिया, आप चाहें तो उसमें डिटेल में देख सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों हमारी जो पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीज़न है उसके थ्रू फाइल जाती है। वहाँ पर भी दोस्तों यही होता है, कंसर्न जो एनएच पीडब्ल्यूडी का एक्सीएन होता है वहाँ पे फाइल डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन होने के बाद जमा किया जाता है। जेई टेक्निकल और बाकी जेईई साइट्स पे जाते हैं, एई के साइन होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को रिकमेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा गाइडलाइन बोलती है एक्सीएन से फाइल डायरेक्ट जानी चाहिए, चीफ इंजीनियर से होते हुए रीजनल ऑफिसर के पास जानी चाहिए, पर जाती नहीं है। रूल वही है दोस्तों, ढाक के दो पात,
पहले सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास जाएगी, एक ये भी दुकान है जहाँ पे 20-25 हज़ार 40 हज़ार रुपये लगते हैं। उसके बाद जाएगी दोस्तों चीफ इंजीनियर के पास, जहाँ आपको जाके माथा रगड़ना पड़ता है, श्रद्धा शुल्क देना पड़ता है। उसके बाद चीफ इंजीनियर रिकमेंड करके भेजता है आपको रीजनल ऑफिसर MORTH के पास, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर है आपको NOC देने के लिए। तो ये दोस्तों तरीका है जहाँ से जो है आपकी किस तरीके से NOC होती है। NHAI के केस में यहाँ ऑफिस जमा होती है, जो PD होता है कंसर्न, आपका जो ऑफिस होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर का लोकल, वहाँ जमा होती है। वो उसको सीधा रिकमेंड करता है रीजनल ऑफिसर NHAI के पास, वहाँ से आपको NOC जारी होती है। पर जो केस अब सर्विस रोड के साथ रिलैक्सेशन के हैं दोस्तों, तो वो हमारी जो अगस्त की गाइडलाइन है 21 अगस्त 2023 के, उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट और सर्विस रोड के साथ ये सारे प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ को भेजे जाएंगे। प्रॉपर चैनल के साथ NHAI वाले NHAI के थ्रू भेजेंगे, मिनिस्ट्री वाले डायरेक्ट मिनिस्ट्री भेजेंगे, वहाँ पे अप्रूवल ग्रांट होगा। यहाँ पे रीजनल ऑफिसर या हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर की पावर को उन्होंने कट शॉर्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत है, जिसको मैं हर बार रजिस्टर करता हूँ दोस्तों। तो आपको जो है यहाँ पे रोड की एक्सेस की NOC दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फायर NOC और पॉल्यूशन की NOC, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कंटिन्यू होगी, बहुत लंबी हो जाएगी। अगर इससे कंसर्न आपके कुछ भी इनपुट्स हो दोस्तों, आते रहने चाहिए। हम सारी NOCs को डिटेल में क्लियर कवर करेंगे और आपको बताएंगे कैसे करना है। और अगर आपको, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि जहाँ पे आपको कंसल्टेंट आर्किटेक्ट की ज़रूरत है उससे ज़रूर हायर करिए और प्रॉपर तरीके से हायर करिए। बाकी जो क्वेरीज़ हैं उनको कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियो में रिजॉल्व करें। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी इस NOC में, इस वाली वीडियो में कवर हुई होंगी। लाइक करिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, औरों को भी भेजेंगे तो मुझे लगता है ज्ञान जब आप दूसरों को भी बढ़ाते हैं तो अपने आप आपके पास बढ़ता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सो प्रदीप करबंदा साइनिंग अप फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस प्लेटफॉर्म।